हेलो एंड वेलकम टू हिमविदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का टॉपिक है पार्किंसंस। एक ऐसी बीमारी जो प्रोग्रेसिव है, उम्र के साथ में बढ़ती है, न्यूरो डीजेनरेटिव है, जो नर्वस सिस्टम के साथ में उसके डीजेनरेशन के साथ में बढ़ती रहती है, होती है, और आपके लाइफस्टाइल को बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है। कॉमनली ये डायग्नोसिस जो है ये लेट एज में होती है, जब आप 40 प्लस में जाते हैं। और इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण से ये बीमारी हो सकती है। उसमें तो पहला कारण है इडियोपैथिक। इसका मतलब होता है कि विदाउट एनी कॉज। सेकंड होता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके जीन में भी इसके होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कारण से भी आप अपने जीन, क्योंकि आप जीन को कैरी करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो आपके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, इसके होने के चांसेस होते हैं कभी कभार कुछ ऐसे मेडिकेशंस जो आप में नर्वस सिस्टम में एडवर्स इफेक्ट पैदा करता हो, जिसके कारण से कभी कभार ट्रिगर हो जाता है। आपके नर्वस सिस्टम न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। आपके नर्वस सिस्टम के जो पावर हाउस है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वहाँ पर डैमेज हो जाता है। लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे बोलते हैं डोपामिन, इट्स ए न्यूरोट्रांसमीटर, उसका प्रोडक्शन कम हो जाए। या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम डोपामिन बोलते हैं, ये जिस जगह पर फिट होता हो, क्योंकि बॉडी में ये काम तब तक करता है जब उसको कैरी करने वाला कोई सेल्स हो, और वो सेल डैमेज हो जाए या फिर उसको कैरी नहीं कर पाए, तो इस केस में आप में पार्किंसंस या पार्किंसन जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। ये सिम्टम क्या होते हैं? जो पेशेंट होता है वो आगे की तरफ झुक जाएगा, जिसको क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पार्किंसंस बोलते हैं। दोनों हाथ आगे आ जाएगा और आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, और स्लो मूवमेंट हो जाएगा। आपके जो मूवमेंट होंगे वो काफ़ी स्लो हो जाएंगे। बहुत ही समय लेकर आप मूवमेंट करेंगे, चाहे वो वॉकिंग का हो, फूड खाने खाने का हो, पानी पीने का हो, कोई चीज़ उठाने का हो, काफ़ी स्लो हो जाता है। आपकी जो पोस्चर है और आपकी जो मूवमेंट है, इन दोनों को मिला करके इसमें एक सिम्टम आता है जिसको बोलते हैं इम्बैलेंस। तो इसमें आपको जब आप उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप गिर सकते हैं, आप अपने पैर नहीं उठा सकते, इस तरह के सिम्टम आते हैं। बॉडी में रिजिडिटी स्टार्ट हो जाती है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि आपके शरीर में टाइटनेस स्टार्ट हो जाती है, आपके मसल्स लूज नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा टाइट दिखते हैं। एक और सिम्टम होता है जिसे बोलते हैं इंटेंशन ट्रेमर। जब भी आप कोई काम करने के लिए जाएंगे तो आपके हाथ शेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाथों में शेकिंग हो जाएगी। ये कभी कभार काम करते हुए भी होती है, और कुछ पेशेंट में देखा गया है कि बिना काम करते हुए भी आप बैठे हुए हैं, तभी आपके हाथों में शेकिंग हो रही है, ट्रिमर्स आ रहे हैं। लेकिन इसको आप एब्सोल्यूट पार्किंसंस नहीं बोलते, ये टोटल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में जाते हैं, तो बेसिक नेचर ऑफ जो डिजीज़ है, कि ये डिजीज़ बेसिकली आपके ब्रेन का है। ब्रेन में भी मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन में भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपको इसमें डोपामीन के साथ में रिलीज हो के कनेक्टेड होता है, और उसको बोलते हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा। एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ये बीमारी स्टार्ट होती है, या रूट कॉज बोलते हैं। उस जगह पर आपकी ये एरिया जो होता है वो मिड ब्रेन का होता है, और ये डिसाइड करता है कि आपके शरीर में डोपामीन किस तरह से फ्लो हो रहा है, और उसकी जो कैपेसिटी है, काम करने की जो क्षमता है आपके ब्रेन में, वो आपका ब्रेन उसके साथ में कितना मैच कर पा रहा है। कभी कभार जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, इसकी बहुत कमी हो जाती है, तो आप में मूवमेंट होना बंद हो जाता है। आपके जो बॉडी के जो सिस्टम हैं वो भी थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेट एज में या एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज़ में आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैडर बॉबल्स की, पेशाब की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के सिम्टम देखे गए हैं। लेकिन ये मोर ओवर डिजीज से ज़्यादा इसमें जो यूज होते हैं मेडिसिन, उसके होते हैं। सिंडोपामिन, प्रेमिप्रेक्स, और इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स इस समय में देते हैं,
इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। सो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं आज आपको एडवाइस करने वाला हूँ। सो वेलकम टू हिमिता फिजियोथेरेपी। और आप इस बीमारी को फिजियोथेरेपी से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कैसे मैनेज करेंगे, ये आज आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया, ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो आपकी उम्र के साथ में आपके नर्वस सिस्टम में होती है। ये ब्रेन के अंदर में होने वाली बीमारी है। ये ब्रेन के अंदर में होती है, शरीर में नहीं होता। इसका इफेक्ट बाहर दिखता है। सो अगर आपको अर्ली स्टेज में पार्किंसंस डायग्नोज हुई है और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन पर डाला है, तो आप ज़रूर इमिडिएटली अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो आपको इसमें हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मस्कुलर पावर, आपकी नर्वस सिस्टम, आपकी बोन की क्वालिटी, आपका काम करने का तरीका, ये सब डिसाइड करेगा कि ये डिजीज़ आपके शरीर में कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस होगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो थोड़ा-सा उसको, थोड़ा-सा नहीं, पूरी कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आपको थायरॉयड है तो उसको बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस लाएगा और उसके कारण से आपकी पार्किंसंस और तेज़ी से एडवांस हो जाएगी। इसमें फिजियोथेरेपी का रोल जो है वो बेसिकली आपके मसल्स पावर को इम्प्रूव करना, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करना, आपके डेली एक्टिविटी को इम्प्रूव करना, आपके लिगामेंट्स, जॉइंट्स की वाइबिलिटी को इम्प्रूव करना, आपके काम करने के तरीक़ों को इम्प्रूव करना कि आप कम से कम थकें और आपका काम अधिक से अधिक हो। ये सब ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप में बैलेंस की कमी हो रही है तो इमिडिएटली बैलेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट होता है इस काम के लिए, और इसमें बहुत ही अच्छा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है जो ज़रूर अपनाना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट जब एडवांस स्टेज में, क्योंकि बीमारी जो है वो उम्र के साथ में बढ़ती है, प्रोग्रेसिव है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये ठीक ही हो जाएगा। ये कभी कभार इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस होने के बाद ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि ये बीमारी ठीक हो जाती है। ये बीमारी आपके साथ में रहेगी, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का बीमारी है। अगर आपका डैमेज नहीं हुआ नर्वस सिस्टम तो ये बीमारी आप में नहीं आएगी और दिखेगी नहीं। लेकिन अगर आप में आ चुकी है तो इसके प्रोग्रेस को रोकें। इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। अगर आपने इसको होल्ड कर दिया, स्टैटिक कर दिया या डिले कर दिया प्रोग्रेस को, वही इसका ट्रीटमेंट है। अदरवाइज आप फुल मेडिकेशन पर जाएंगे और मेडिकेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और डॉक्टर्स उसको बार बार चेंज करते हैं, डबल डोज में कर देते हैं, और एक समय के बाद आपके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो बी केयरफुल। न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जब भी जाते हैं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की एक नोट लेकर जाएं कि हाँ, हमने पिछले इतने महीने से, इतने दिनों से ये सारे फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेज मैं कर रहा हूँ। इसके बावजूद मेरी आप जो असेसमेंट है वो देखें, और क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या इसमें कमी हो रही है, और क्या स्टैटिक है या फिर हम माइनस में जा रहे हैं या फिर हमें इम्प्रूवमेंट है। इस पर ज़रूर चर्चा करें। और मैं तो बोलता हूँ 80% फिजियोथेरेपी का रोल है इसमें। मेडिसिन को बढ़ाने की कोशिश ना करें। अब मैं आता हूँ बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी जो पार्किंसंस में करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये डिजेनरेटिव चेंजेस है आती है ब्रेन में, और उसके कारण से जो नर्वस सिस्टम है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपके सेल्स हैं, जो आपका पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें चेंजेस आते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं, इसमें जो आपके रिप्रोडक्शन जो होती है, जो रीजनरेट करने की क्षमता होती है आपके सेल्स में, वो कम हो जाती है। और उस कमी को पूरा कैसे करेंगे? आप उस कमी को पूरा करेंगे अपने बाहर से कुछ न कुछ ऐसे चीज़ें लेकर, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, जो आपके बॉडी में हीलिंग पावर को बढ़ाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखेंगे। सेकंड आती है इसमें एक्सरसाइजेस और मेडिकेशंस अगर आप में डेवलप हो चुका है और उसको आप मेडिसिन के साथ में मेंटेन कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट को मेंटेन अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में भी करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पार्किंसंस के केसेस में एक्सरसाइजेस जस्ट आफ्टर मेडिकेशन होनी चाहिए, ताकि आपके शरीर में जो डोपामीन है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो पूरी लेवल में हो, और उस समय आप जो बैलेंस ट्रेनिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उस समय में वो न्यूरोट्रांसमीटर आप में हो, ताकि आपकी लर्निंग, आपकी रिहैबिलिटेशन बेहतर हो पाए।
इसका विशेष ख्याल रखें। विगरस एक्सरसाइजेज ना करें, क्योंकि आप जब विगरस एक्सरसाइजेज करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपके सारा डोपामिन कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि आप डेफिसिट हैं डोपामिन के। इसके बाद आपको ना इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक्सरसाइज करने के बाद इम्प्रूव होने के बजाय हमारी मूवमेंट खराब हो रही है। तो बी केयरफुल, इसका ख्याल रखें। जब भी आप में इस तरह के सिम्टम आए तो आप ध्यान से देखें कि हमने कितने समय पहले मेडिसिन लिया था और उसका यूज कितना हमने किया, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके मूवमेंट में यूज होता है। जब भी आप एक्सरसाइजेज करें तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी मैच्योर हो इस मामले में, आपकी ट्रेनिंग जो दे वो बेहतर ढंग से दे, हैफाजर्डली मूवमेंट ना करवाए, बहुत फटीग ना करवाए, क्योंकि फटीग भी एक कारण हो सकता है। बी केयरफुल। इसके बाद का एक ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं बॉडी पोस्चरिंग। आप अपने बॉडी का ख्याल रखें, आपके बॉडी का पोस्चर कैसा है, क्योंकि इसमें पोस्चर डिफॉर्मिटी होती है। आप अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नाभि के पास में होती है वो समय के साथ में अप एंड डाउन होता है, तो उसको आप चेंज करने के लिए अपने आप उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे नीचे ले जाते हैं। इसलिए इसका डाउन इसलिए जाता है ताकि आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो। तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, आपकी नी बेंड हो जाती है, हाथ दोनों आगे आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बचा कर चलना चाहते हैं। तो इस पोस्चर को आप थोड़ा सा मोबिलाइज करें। बॉडी में रिफ्लेक्सेस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोस्चरिंग है जिसमें आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस होने चाहिए। बॉडी रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपको बिना सोचे समझे ही आपका शरीर आपके लिए काम करता है। सपोज कि आप खड़े हैं, बैठे हैं और आप पर कुछ चीज़ें गिर रही है, आपने अपना हाथ नहीं उठाया ऊपर, तो आपके वो चेहरे पर आएगा, आपके शरीर पर आएगा, तो आपकी इंजरी हो जाएगी। इसके लिए कॉमनली हम सोचते नहीं हैं। हमारे तरफ में कोई आता है या कुछ गिरता है तो हम एकाएक से आपका हाथ उसके तरफ चला जाता है, हम रोक लेते हैं। हम गिर जाते हैं तो उससे पहले हम सोचते नहीं कि अपना हाथ आगे ले जाएं, हाथ ऑटोमेटिक आगे जाती है। ये बॉडी रिफ्लेक्स है जो आपको बचाती है। तो इस रिफ्लेक्स को भी हम इम्प्रूव करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इसमें एक्सपर्ट होता है, तो इसको इम्प्रूव करें। आप अपने नेक मूवमेंट, स्पाइन के मूवमेंट, शोल्डर गर्डल मूवमेंट, लोअर लिम्स के मूवमेंट सारे एक्सरसाइजेज करें। अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें और अपने बॉडी को अप टू डेट रखें, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगर आपकी डिजीज एडवांस हो जाती है, सपोज कि आपकी खड़े उठने बैठने की क्षमता कम हो गई आप में, तो आप खड़े होने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। फिजियोथेरेपी में एक वॉकर आती है जिसको बोलते हैं लग्जरी वॉकर। इस वॉकर का यूज करें, उस पर आप खड़े हो जाएं और उस लग्जरी वॉकर के साथ में आप वॉकिंग भी करें। आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में जब होते हैं तो आप उसके साथ में मार्चिंग करें, 4 फुट स्टैंडिंग करें, स्क्वाट करें। स्क्वाटिंग बहुत ज़रूरी होती है जब इनिशियल स्टेज में आप में हिम्मत होती है, जब आप कर सकते हैं। तो समय के साथ में वो भी कम होता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट, जब पेशेंट बेड रिडन पर चला जाता है, एक समय ऐसा आता है जब पेशेंट उठ नहीं पाता, अपने बेड पर ही होता है, तो अब क्या करें? बेड पर आप अपने बॉडी को बेड शोर होने से बचाएं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट, अपनी साइड लेने के लिए सीखें। अपने बेड के ऊपर में क्या क्या एक्सरसाइजेज करेंगे वो सीखें, और वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको करवाता है। जो करवाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नी के मूवमेंट, हिप के मूवमेंट, सर्वाइकल के मूवमेंट, अपर लिम्स शोल्डर के मूवमेंट, फुट मूवमेंट, ताकि जब आपकी बॉडी बेड पर भी हो तब भी सर्कुलेशन अच्छी हो और आप अपने बॉडी को ट्रांसफ़र कर पाएँ। उठने से बैठने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप बेड पर जब लेटे हुए हैं तो आप खुद से कैसे उठेंगे। एक समय जब ऐसा भी आता है जब आप उठना भी बंद कर देते हैं, उसकी बात अलग हो गई। उठकर बैठें ज़रूर, अपने पैर को नीचे रखें। आपके जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसमें से इस समय तक जब केस एडवांस हो जाती है तो आपके ब्लडर बबल्स, मतलब पेशाब और लैट्रिन दोनों अनकंट्रोल्ड होते हैं, नहीं आते या फिर बार बार आते हैं। इस चीज़ के लिए एक एक्सरसाइजेज होती है, उसको बोलते हैं कीगल एक्सरसाइजेज, जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए होती है। वो एक्सरसाइजेज करें। दोनों पैरों को मोड़कर, लत्ता मोड़कर दोनों पैरों के बीच में एक पिलो को रखें और उसे दबाने की कोशिश करें। उससे आपके ब्लैडर्स के जो ऑरिफिस होते हैं वो थोड़े से आपके कंट्रोल में आते हैं। अगर कंट्रोल नहीं है या फिर कॉमनली इसमें होता क्या है कि पेशाब रुक सा जाता है, तो डॉक्टर उसमें कैथेटर लगा देते हैं। कैथेटर का यूज करें। कैथेटर का यूज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर पेशाब बाहर नहीं आएगा तो आपकी वो पेशाब सारी यूरिन रुक जाएगी ब्लडर के अंदर में, और वो रिफ्लेक्स ऊपर तक जा सकता है, किडनी तक, जहाँ पर आपके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कॉमनली स्पास्टिक होती है, ये हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, इस तरह की नेचर होती है जैसे मैंने पहले बताया।
कि पार्किंसंस में ट्रिमर्स का आना, मसल्स का टाइट होना, इनकोऑर्डिनेशन आना, आपके स्पीच का कम होना, ये सब समय के साथ में आती है। अगर नहीं आए इसका मतलब है आपने इसको मेडिकली और फिजिकली काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है और आप में इसका जो कैपेसिटी है कंट्रोल करने की वो बेहतर है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक समय ऐसा आता है जब पेशेंट उठना बैठना भी बंद कर देता है और काफ़ी ज़्यादा बेड बाउंड हो जाता है। इस समय में फिजियोथेरेपी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस समय फिजियोथेरेपिस्ट को आप परमानेंटली ही हायर कर लें, जो रोज़ उसे 1 घंटे का एक्सरसाइज करवा कर जाए, ताकि उनकी बॉडी की जो सर्कुलेशन है, मसल्स, लिगामेंट, बोन की वाइबिलिटी है, जॉइंट वाइबिलिटी है, वो अच्छी रहे। इस समय तक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि नींद का कम आना, कॉग्निटिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपको अनवांटेड थिंकिंग, कुछ भी सोच लेना, और इस तरह से साइकेट्रिक भी हो जाता है पेशेंट। तो जब आप मूवमेंट करवाते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है, उसकी जो रिलैक्सेशन होती है अच्छा लगता है, पेशेंट को हम खड़ा करवाते हैं, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। पेशेंट को इस समय में लास्ट स्टेज में जब वो बेड बाउंड होता है, इस समय में मेडिकल कंडीशन भी ख्याल में रखना चाहिए। डॉक्टर से रूटीन में अच्छे से रिव्यू करवाएँ, कभी भी बहुत लंबा रिव्यू ना करवाएँ। फिजियोथेरेपिस्ट तो मैंने बोला कि आप एक परमानेंटली हायर ही कर लें, अगर आप में अफ़ोर्ड करने की क्षमता है, और अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप कम से कम 10 दिन से 15 दिन का विज़िट फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में रखें, ताकि वो आपके बॉडी को, आप नहीं चला रहे हैं तो उसको चलाने में हेल्प करें, क्योंकि लाइफ इसमें मेजरेबल हो जाती है। और इस समय में आपको समझ में नहीं आता कि उस पेशेंट के साथ में हम क्या करें, क्योंकि घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते, तो अब सारा कुछ अपने फिजियोथेरेपिस्ट पर और अपने अटेंडेंट पर होता है। इस समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए कि आपका स्किन, आपके जॉइंट्स, ये सब खराब ना हो, आपकी जो हेल्थ है वो, अगर वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसमें न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है, और इसमें मेडिकल कंडीशन के साथ-साथ में फिजिकल कंडीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कंक्लूजन में बताऊँगा, पार्किंसंस एक ऐसी डिजीज़ है जिसे आप मेडिसिन के साथ में तो बिल्कुल ही ठीक नहीं कर सकते। आप इसे फिजियोथेरेपी के साथ में ठीक करने के साथ-साथ में डिले करने की कोशिश करें, कि आपके शरीर में बहुत ही लेट आए और आपकी एक लेवल तक इसका जो इफ़ेक्ट है, आपके बॉडी पर इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम दिखे। यही इसका ट्रीटमेंट है। इस बात से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ठीक क्यों नहीं होगा। मैंने पहले बताया कि इसको डिले करना और रोकना ही एक तरह से ठीक करने के बराबर होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर से न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर्स या मेडिसिन के डॉक्टर्स इसमें कैपेबल होते हैं, इस ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट को कैरी आउट करने के लिए, और आपको वो सजेस्ट भी करेंगे कि आप इस समय में फिजियोथेरेपी करें। ये बहुत ही अच्छा और प्रॉपर प्रोटोकॉल है जो पार्किंसंस में हम फॉलो करते हैं, और वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी और जो मेरा टीम है, अ, आजकल होम विजिट भी दे रही है और काफ़ी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं इसमें। अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो मेरे को क्लिनिक को कॉन्टैक्ट करें, उसमें मेरा नंबर है, और आप सर्विस ले सकते हैं, होम विजिट का सर्विस ले सकते हैं, मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं। क्लिनिक मेरा जो है मोहाली में है और एक क्लिनिक चंडीगढ़ में है। आप ज़रूर विजिट करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मदर, फादर को इस बीमारी से दूर रखें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो